हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 के विषय। पेपर नंबर 2 हमारा क्या है? बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। आप नाम देख रहे हैं, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉज है जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो आपको रीड करने हैं। एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, जो भी बिजनेस में कॉरेस्पोंडेंस होती है एंड रिपोर्टिंग होती है, वो सारी डिस्कशन हमको आपके सिलेबस में बात करनी है, उसे समझानी है। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ सपिन जेमनी, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 प्लस ईयर ऑफ टीचिंग लाइफ। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं अपने पेपर नंबर 2 के विषय। किसी भी पेपर को, किसी भी सब्जेक्ट को एक बार उसको रीड करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग ले लेनी चाहिए। क्या ले लेनी चाहिए? चलिए जल्दी से देखते हैं। आ जाइए। हमारा जो बेसिक है, मीन्स हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो क्या कहता है। हमारा सिलेबस है 60 प्लस 40 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का हमारा सिलेबस है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का हमारा सिलेबस है। 60 मार्क्स का हमारा क्या है? बिजनेस लॉज। और 40 मार्क्स का हमारा क्या है? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। इसको बोलते हैं हम BCR, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। और 60 मार्क्स के सिलेबस में आपको क्या रीड करना है, ध्यान से सुनिएगा। 5 एक्ट आपको रीड करने हैं, ओनली 5 एक्ट आपको रीड करने हैं। वो एक्ट कौन कौन से हैं जल्दी से देख लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड लास्ट वन इज द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? इनके एक्ट के बारे में आपको बेसिक जानकारी, ठीक। एंड जो आपका BCR का पोर्शन है, इसमें आपको क्या रीड करना है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने अपनी 10th क्लास और 12th क्लास में शायद इसको रीड किया होगा, लेकिन हम आपको फिर भी एकदम स्टार्टिंग से ही बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से ही बताएंगे। हम नहीं मानेंगे कि आपको समझ में ऑलरेडी आया है या आपको बहुत कुछ आता है। हम ऐसे ही मानकर चलेंगे जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, हम इसमें क्या क्या समझेंगे। हम इसमें समझेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? फिर हम समझेंगे कुछ बातें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर हम समझेंगे मीटिंग्स। क्लियर? कि मीटिंग्स की क्या प्रीरिक्विजिट होती है, मीटिंग में एजेंडा क्या होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है। क्लियर? फिर हम बच्चों बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स राइटिंग, क्लियर, रिपोर्ट राइटिंग, क्लियर, मेल्स राइटिंग, ईमेल्स राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स राइटिंग। ऐसी बहुत सारी बातें जो बिजनेस में चलती है कि बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। नाउअडेज, आजकल बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे होती है? थ्रू मेल्स होती है नॉर्मली। तो मेल्स कैसे लिखनी है, क्या करना चाहिए, क्या उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या इंटेंट होना चाहिए, किसी को कैसे हम बोलेंगे डियर सर, डियर मैम, या कह लेंगे हेलो हाय वट, ये सारी बातें हम लोग इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन में रीड करेंगे। लेकिन उस 40 मार्क के क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम लोग ये 60 मार्क का पोर्शन, आपके जो 5 एक्ट हैं, इनको रीड करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो 3, 4 एंड 5 नंबर है, शायद आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में रीड किया, लेकिन ये 2 एक्ट तो आई एम डैम श्योर आप लोगों ने कभी भी रीड नहीं किए होंगे। बट डोंट यू वरी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। Clear? We are here to teach you each and every part of your syllabus will be covered in a very perfect manner. Okay? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इतना क्लियर? डन। 60 प्लस 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा। जो आपका एग्जाम होगा बच्चों, वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव समझते हैं? यू हैव टू राइट ना,
सिर्फ आपका मैथ्स और इको का जो एग्जामिनेशन पेपर आएगा वही आएगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। लेकिन आपका अकाउंटिंग और आपका लॉ का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। क्लियर, यू हैव टू राइट। क्लियर, डन। आगे चल सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं हम आगे। अब ये तो हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी भी चीज की जानकारी लेना निहायत ही जरूरी है। उसके बाद में हमें बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि आपको अकाउंट्स के बारे में पता होगा, ये श्योर पता होगा, आपने 11th और 12th में अच्छे से की है। आपको इको के बारे में भी बेसिक नॉलेज होगी, 100% होगी। आपको मैथ्स के बारे में भी पता होगा, श्योरली पता होगा कि ये क्या होता है। लेकिन आपने लॉ का केवल नाम सुना, एक्ट का केवल नाम सुना हुआ है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना मेरा फर्ज है और वो मैं आपको जरूर दूंगा, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी पॉइंट को रीड करने से पहले उसका बेसिक फंडामेंटल जान पाए, उसका बेसिक जानकारी ले पाए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक्चुअली में लॉजिक क्या है, लॉ का क्या पर्पस है, लोग क्यों आता है, किस लिए आता है, एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, बहुत सारी बातें हम लोग आज बेसिक नॉलेज लेंगे। क्लियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज की क्लास। तो चलिए बात समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई लो, लो क्यों, व्हाई लो एंड व्हाट इज लो। Two questions are there, why लो and what is। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल श्योरली मैं ही आंसर दूंगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाई लो, लो क्यों, एंड लो क्या है। क्लियर, लो क्या है और लो क्यों है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, ध्यान से समझिएगा। लो क्या है बच्चों, लो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर, लो एक आइडिया है और लो एक कॉन्सेप्ट है। कैसे है अभी डिस्कस करते हैं। विद इन 10-15 मिनट्स यू विल बी वेरी मच अवेयर कि क्या लो होता है, क्या क्यों होता है। क्लियर, आप लोगों को 10 से 15 मिनट में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि लो क्यों है, क्या है, आप उसको एकदम फटाक से आंसर दे पाएंगे। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं कि लो मैंने बताया आपको एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन, लो एक प्रॉब्लम है या एक सॉल्यूशन है। लो एक प्रॉब्लम है या एक सॉल्यूशन है। सर दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है, कभी आ रहा है प्रॉब्लम, कभी आ रहा है सॉल्यूशन। चलिए मैं इसका आपको आंसर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लो क्या है, ठीक है, ये तो बात हम कर रहे हैं, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। यस, चलिए इस पर थोड़ा सा और चले जाते हैं। समझिए, कभी किसी को फीवर होता है या कभी कोई बीमार होता है तो उसको मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन हम लोग देते हैं, ये सुनो, या उसके फीवर होने से पहले ही, उसके बीमार होने से पहले ही हम उसे मेडिसिन दे देते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हम उसके बीमार होने से पहले मेडिसिन देते हैं या उसके बीमार होने के बाद उसको मेडिसिन देते हैं। यस, आंसर इज यस, उसके बीमार होने के बाद ही हम मेडिसिन देते हैं। तो इसका मतलब मेडिसिन कब दी गई, जब बीमारी हुई। यस और नो, जब बीमारी हुई तभी मेडिसिन दी गई। यस, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि जब प्रॉब्लम हुई तभी सॉल्यूशन आएगा, या विदाउट प्रॉब्लम कोई सॉल्यूशन आ जाए, कभी नहीं आएगा। जब जब
प्रॉब्लम होगी तब तब सॉल्यूशन आएगा। ये सुनो, तो लॉ क्या है, ध्यान सुनिएगा। लॉ किसी भी बीमारी का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लॉ क्या है? लॉ इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। चलिए और बात करते हैं थोड़ी सी। सपोज एक हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, वो क्या कहता है? आप रेड लाइट क्रॉस करें, कोई टेंशन नहीं। जब मोटर व्हीकल एक्ट नहीं होता था, ध्यान सुनिएगा प्लीज, जब मोटर व्हीकल एक्ट ऑब्लिक लॉ, वट एवर यू फील, अभी हम धीरे धीरे इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि लॉ क्या है, एक्ट क्या है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि लॉ क्या है। जब हमारे पास गाड़ी आई, हमने बाइक चलाना सीखा और हमने एकदम तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, रेड लाइट कुछ नहीं, नो रेड लाइट ना, किसी के ऊपर भी हमने एक्सीडेंट कर दिया, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी कोई राइट साइड चला रहा है, कोई लेफ्ट साइड चला रहा है और एक्सीडेंट हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है। तो समस्या हुई कि यार ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग बाग ऐसे ही गाड़ी चलाते रहेंगे, ऐसे एक दूसरे से एक्सीडेंट करते रहेंगे, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए? ध्यान सुनिएगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। वो सॉल्यूशन क्या हुआ? एक मोटर व्हीकल लॉज बनाए गए, मोटर व्हीकल लॉज बनाए गए कि यस, रेड लाइट पर आपको स्टॉप करनी है अपनी गाड़ी, यस, ग्रीन होने के बाद आपको जाना है, यस। ये किस में लिखा गया? ये लॉ में लिखा गया। तो लॉ क्यों आया? पहले प्रॉब्लम आई, गाड़ियां आई, गाड़ियां चलने लगी, एक्सीडेंट होने लगे, तब लॉ आया। ये सुन लो, 100% तभी लॉ आता है जब भी कोई समस्या होती है। चलिए एक समस्या और आपको बता देता हूं, उसके बाद इतना आपको क्लियर हो जाएगा। डाउरी समझते हैं क्या? दहेज, दहेज समझते हैं? यस, कभी किसी गर्ल की शादी होती थी तो यस, उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज्वेलरी, ये सब चीजें उसको देते थे कि उसकी शादी के लिए दहेज दिया जाना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक कस्टम बनता गया। कस्टम बनता गया मतलब जिसकी भी शादी हो रही है उसी को दहेज देना है, यस। गाड़ी भी देनी है, कैश भी देना है, गोल्ड भी देना है, ज्वेलरी भी देनी है, बेड भी देना है, सोफा भी देना है, एसी भी देना है, वॉशिंग मशीन भी देना है। समस्या बढ़ती गई क्या? जो एक गरीब व्यक्ति है वो कैसे इस दहेज को दे पाएगा? ठीक है, वो तो अपना लिविंग ही बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है, अपना जीवन ही बड़ी कठिनाइयों से जी रहा है। तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे कर कर समस्या होती रही, सोसाइटी में समस्या बढ़ती रही, सब लोग कहने लगे ये डाउरी गलत चीज है, दहेज गलत चीज है। तो इस दहेज ओब्लिक सॉल्यूशन, ओब्लिक प्रॉब्लम, इस दहेज ओब्लिक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इसको समस्या को समाप्त करने के लिए एक डाउरी एक्ट का इवोल्यूशन हुआ। डाउरी एक्ट, बात समझते हैं? कोई भी एक्ट आप उठा ले, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ आप उठा ले, जब जब समस्या होगी तब तब सॉल्यूशन, जब जब समस्या होगी तब तब सॉल्यूशन आएगा। एंड लॉ क्या है? किसी भी समस्या का समाधान। लो, it's a bigger idea, yes, it's a bigger concept, but ultimately it's a solution to the problem। क्या है? It's a solution to the problem, it's a medicine to the disease। किसी मेडिसिन की कोई डिसीज है। इट्स ए बिगर वाइडर कॉन्सेप्ट, वी विल रीड इट, हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन बेसिक बातें क्लियर हो गई। चलिए, बेसिक बातें क्लियर हो गई है, क्योंकि ये लाइन जो लिखी हुई है ये भी इसीलिए लिखी है, ध्यान से देखिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब हमें आवश्यकता हुई किसी भी चीज की, तब तब इन्वेंशन हुई। यू कैन सी दैट फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड, आप पास्ट रिकॉर्ड से ये चीजों को देख सकते हैं। जब भी व्यक्ति ने उड़ने की इच्छा हुई तो क्या हुआ? राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, यस और नो? यस। ऐसे ही जितने भी इन्वेंशन हुए वो सारी
जरूरत जब भी अनुभव हुई, आवश्यकता जब भी अनुभव हुई तभी आया, लो भी तभी आया। जब जब नीड हुई तब तब आया, जब जब समस्या हुई तब तब आया। लो इज लाइक ए भगवान। कैसे? जब जब पृथ्वी पर अन्याय हुआ तब तब भगवान ने अवतार लिया। यस और नो? यस। रावण को मारने के लिए राम जी धरती पर आए। रावण की वजह से बहुत समस्या आ रही थी। यस और नो? बिल्कुल। तभी तो राम जी ने धरती पर अवतार लिया। श्री कृष्ण भगवान क्यों आए धरती पर? यस, समस्या का समाधान करने, कंस मामा को मारने, प्लस महाभारत का युद्ध उनका मेन मोटिव था। ठीक, उसमें उन्होंने सब बुराइयों को दूर किया। यस, कौरवों का नाश किया। तो अल्टीमेटली भगवान ने अवतार कब लिया? जब प्रॉब्लम हुई, अन्याय हुआ, तब भगवान को आना पड़ा। क्लियर? बात समझ रहे हैं कि लॉ को हम एक माइथोलॉजिकल फॉर्म में ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन आपको जो समझना है वो ध्यान रखिए कि लॉ क्या है। लॉ एक बिगर बिगर कॉन्सेप्ट है, एक बिगर बिगर आइडिया है कि जब भी कोई समस्या, जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई बीमारी आएगी, यस, ऑलवेज सॉल्यूशन आएगा इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। लॉ की लॉ के रूप में एक आपका सॉल्यूशन आएगा। आप किसी भी बीमारी के लिए दवाई जैसे लेते हैं, वैसे ही लॉ भी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए निर्माण किया जाता है। क्लियर? गेटिंग मी? चलिए, आई थिंक सो क्लियर होगा कि लॉ क्यों है। क्लियर? क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। चले? चलिए बच्चों, एक बार इसको आपको रीड करना है, नोट डाउन करना है तो प्लीज कर लीजिए। यस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सो प्लीज नोट डाउन इट। लो क्या है? एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, खुद एक प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी बात, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं कि लो में क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया लो क्या है, एक बिग बिग कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर टर्म है। क्या है? एक वाइडर टर्म है। ये जो भी चीजें हैं ये सब क्या है? लो का पार्ट है। ये लो का पार्ट है। बात समझ में आता है? लो एक पेड़ है और ये सब उसकी शाखा है। मतलब ये पेड़ है तो ये उसकी ब्रांचेस है। क्लियर? बात समझ में आती है कि लो एक बिगर बिगर कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर टर्म है, ये सब उसकी शाखाएं। तो चलिए बात को समझते हैं, इनको धीरे धीरे हम एक एक कर कर क्लियर करते हैं कि ये क्या क्या होता है। ठीक है? लॉ में क्या क्या शामिल है? बिल शामिल है, एक्ट शामिल है, ऑर्डिनेंस शामिल है, नोटिफिकेशन शामिल है, रूल्स शामिल है। क्लियर? चलिए इन चीजों को हम समझते हैं। आइए प्लीज। कि बिल क्या है? फर्स्ट नंबर पर बिल क्या है? बिल क्या है? Bill is a draft statute which becomes law after it is passed by both the houses of parliament and assent to by the president. All legislative proposals are brought before parliament in the form of the bill. ये तो लिखा हुआ है आपका लॉ की लैंग्वेज में। अब मैं आपको बता देता हूँ बिल क्या है। एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को कहां पर पेश किया जाता है? उस प्रस्ताव को पेश किया जाता है बच्चों पार्लियामेंट में।
जब भी किसी भी विषय पर कोई एक्ट बनाना होता है तो एक्ट का एक प्रपोजल ओब्लिक प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेकर जाया जाता है। पार्लियामेंट में जब उसको सहमति ओब्लिक एसेंट मिल जाती है, मतलब पार्लियामेंट में हम लेकर गए, हम नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स लेकर जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर लेकर जाते हैं, लेकर गए पार्लियामेंट में, वो रखा, उस प्रस्ताव को रखा, उस प्रपोजल को रखा, उस ड्राफ्ट को रखा, उसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में लोगों को बताया, लोगों को मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स को बताया। अगर उनको लगता है कि ये प्रस्ताव पास कर दिया जाना चाहिए तो वो उसको पास कर देते हैं। अगर उनको लगता है ये प्रस्ताव पास करने के लायक नहीं है तो वो प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई बिल है, बिल मतलब मैंने आपको बताया एक प्रपोजल है, हमारा प्रपोजल ओब्लिक प्रस्ताव, हम कुछ एक नया लॉ लेकर आना चाहते हैं तो उस लॉ को क्या ऐसे ही लेकर आया जाएगा, आज हमने कह दिया कल से ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्या ऐसे होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। कोई भी प्रस्ताव को एक्ट बनने में, बिल बनने में बहुत बिल कोई भी बिल को, किसी भी प्रस्ताव को लॉ बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो चलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। एक बिल है, बिल क्या है? प्रस्ताव। वो प्रस्ताव कहाँ चला गया? पार्लियामेंट में चला गया। पार्लियामेंट में टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, वहां पर वो पास हो गया। तो प्रस्ताव अगर पास हो गया तो बन गया एक्ट, नहीं तो रह गया प्रस्ताव। प्रस्ताव ही रह गया, मतलब बिल ही बना। इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। कोई भी बिल आया, ठीक, कोई भी प्रस्ताव आया, कोई प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव को कहाँ लेकर जाएंगे? पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। ठीक, पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं? पार्लियामेंट में टू हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर? ये पार्लियामेंट जब इस बिल को, जो आपने बिल कैबिनेट मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के सामने रखा है, वो उसको अपनी एसेंट देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, अपनी सहमति देते हैं। वो कहते हैं हाँ जी ये प्रस्ताव अच्छा है, हमारी तरफ से इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो प्रस्ताव होगा पास या होगा फेल। अगर प्रस्ताव पास हो जाएगा, यस, और इनको मिस्टर प्रेसिडेंट की भी सहमति मिल जाएगी तो ये प्रस्ताव क्या बन जाएगा? ये प्रस्ताव बन जाएगा बच्चों आपका एक्ट। ध्यान समझिए, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल जब राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाएगा, क्लियर, और उनको मिस्टर प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाएगी। मिस्टर प्रेसिडेंट कौन है? आप देख भी रही हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो आपको दिख भी रहे हैं। क्लियर? 100% क्लियर? तो ये जो है प्रस्ताव पास कर लिया जाएगा और इनको सहमति दे दी जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रस्ताव आपका क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास नहीं होता है तो ये प्रस्ताव केवल प्रस्ताव ही रह जाएगा, ये केवल बिल ही बना रह जाएगा, रफ ड्राफ्ट ही बना रह जाएगा, ये कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी बिल जब राज्यसभा में और लोकसभा में क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? पास। जब पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। पर अगर फेल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो केवल बिल ही बना रहेगा, वो केवल और केवल बिल ही बना रहेगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बात आपको समझ में ही आनी चाहिए। तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका बिल है वो पास हो गया है राज्यसभा में और लोकसभा में, तो वो आपका क्या माना जाता है? वो आपका एक्ट बन जाता है। क्लियर?
आपका क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए, अब दो बातों को समझ चुके हैं किस चीज को, बिल क्या है और एक्ट क्या है। पास में रहा, बिल क्या है, प्रस्ताव है, जब प्रस्ताव पास हुआ तो क्या बन गया, एक्ट। पास नहीं हुआ तो क्या बन रहा, केवल केवल बिल ही बना। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, इन बातों को समझते हैं। ऑर्डिनेंस ये क्या होता है, जो ध्यान समझिए। ऑर्डिनेंस क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लॉ, लॉ का ही पार्ट है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये टेम्परेरी एक्ट होता है, टेम्परेरी एक्ट होता है। ये सर क्या होता है, टेम्परेरी क्या होता है और परमानेंट क्या होता है, ये सर ये बात तो कुछ अजीब अजीब गजीब सी है। चलिए बात करते हैं। जब बिल पार्लियामेंट में पेश किया और उनको पार्लियामेंट में सहमति मिली और वो एसेंट मिली किसकी, मिस्टर प्रेसिडेंट की, पास हो गया तो वो बिल बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट बैठ नहीं पा रही है, पार्लियामेंट के दोनों सेशन जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे, सिट नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी लॉ को पास करना बहुत जरूरी है, किसी लॉ को पास करना बहुत जरूरी है, तो उस समय पर ऑर्डिनेंस ही काम में आता है। ध्यान सुनिएगा, कोई बिल जो पास करना है, क्लियर, उसके लिए पार्लियामेंट होना जरूरी है, ये बात तो सच है। पार्लियामेंट होगी तो ही वो बिल एक्ट बनेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं बैठ पा रही है, जैसे कोरोना काल में बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल लाना बहुत जरूरी है, कोई लॉ लाना बहुत जरूरी है, क्या करें, कोई लॉ लाना बहुत जरूरी है, कोई बिल लाना बहुत जरूरी है, तो उस समय पर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। उस समय पर कैबिनेट मिनिस्टर प्रपोजल लेकर चले जाते हैं किनके पास, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, तो वो जो बन जाता है वो टेम्परेरी लॉ। फिर जब पार्लियामेंट सिट टुगेदर होती है तो उस बिल को ओके कर दिया जाता है। बात समझे? ऑर्डिनेंस इज लाइक ए टेम्परेरी बिल, ठीक है, टेम्परेरी बिल होता है जब पार्लियामेंट सिट टुगेदर हो जाती है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज सेशन आ जाते हैं, तब बैठते हैं और उस टेम्परेरी बिल को परमानेंट बना देते हैं, तो वो बन जाता है एक्ट। बात क्लियर? क्लियर? बिल क्या, एक्ट क्या, ऑर्डिनेंस क्या। चलिए थोड़ी सी जानकारी आप लेते हैं, रीड करते हैं। ऑर्डिनेंस इज ए पार्ट ऑफ द, यस बिल्कुल पार्ट होता है लॉ का 100%। कब कर लिया जाता है इशू, कह रहे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, मतलब किसी भी वजह से, एज आई टोल्ड यू, इन कोरोना काल पार्लियामेंट नहीं बैठ पाता, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से पार्लियामेंट आपस में नहीं बैठ पा रहे हैं, दोनों हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, उस समय पर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। क्लियर? गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना है, इमरजेंसी है, तो ही ये पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ऑर्डिनेंस कहते हैं जी, बिल्कुल ऑपरेट कर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल ऑपरेट कर दिए जाने, कितने वीक्स के अंदर अंदर, 6 वीक्स ऑफ री असेंबली, जब आप बैठते हैं तो उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे देनी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट में अगर आप बैठे हैं तो ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको पास करना होता है। क्लियर? या तो पास करें या फेल करें, ध्यान सुनिएगा, या तो पास करें या फेल करें। अगर पास तो एक्ट, नहीं तो, अगर पास तो एक्ट और नहीं पास हुआ तो फेल, केवल बिल बना रह जाएगा। क्लियर? उस ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। या तो ऑर्डिनेंस को आप पास करें या ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव, बोथ द हाउसेज डिसअप्रूव करेंगे, 100% बोथ द हाउसेज डिसअप्रूव। क्लियर?
और ये भी बताया गया कि पार्लियामेंट जो है कितने दिन के अंदर अंदर एंड कर दी जानी चाहिए, विद इन 6 मंथ्स एंड की जानी चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर? आगे चल सकते हैं। चलिए, इतना डन। सिर्फ रीड कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपको एकदम टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। ये बेसिक जानकारी है जो हमारे लॉ का पार्ट है, जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं। हमें इंडिया में जैसे जैसे प्रोसीजर फॉलो होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी लेनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, छोटी सी बात और समझते हैं। चलिए, एक हम बात करते हैं बच्चों, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, ध्यान सुनिए। ये नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। नोटिफिकेशन भी पार्ट ऑफ लॉ है, 100% आपका लॉ का पार्ट ही है। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके लॉ का पार्ट ही है, 100% आपके लॉ का। अब ये नोटिफिकेशन क्या, 10 नोटिफिकेशन होता है कोई जानकारी, कोई सूचना। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज हमारे प्यारे पीएम साहब मोदी जी, प्यारे मित्रों, अगर उन्हें जनरल पब्लिक को कोई जानकारी, कोई सूचना देनी है, कैसे देंगे? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ऐसे देंगे क्या? व्हाट्सएप देंगे, एफबी से देंगे, ट्विटर से देंगे या इंस्टा से देंगे? कैसे देंगे ना? ध्यान से सुनिएगा, कैसे कहते हैं मोदी साहब? प्यारे मित्रों, आज रात 12 बजे से, ऐसे अगर मोदी जी कह रहे हैं तो क्या उनके कहने मात्र से ही ये जानकारी हमको मिल गई? हमें उन्होंने व्हाट्सएप भेज दिया, फेसबुक भेज दिया, वॉइस मैसेज भेज दिया, अलाउड हो जाएगी? क्या जानकारी जनरल पब्लिक तक पहुंच गई? आंसर इज नो। आंसर इज नो। कोई भी गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक को कोई जानकारी देना चाहती है, कोई सूचना देना चाहती है, तो उस सूचना का एक मीडियम होता है, उसको पहुंचाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? जो ये लिखा, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आपको देनी है तो यस, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसको पब्लिश कीजिए, तब माना जाता है कि ये जानकारी आप जनरल पब्लिक को दे रही। समझ आ रही बात? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब जानकारी, सूचना, लेकिन उसको देने का जो प्रोसीजर है, जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये वाला ऑर्डिनेंस आया है, ये वाला बिल पास हुआ है, ये एक्ट बन गया है, ये लॉ आ रहा है, ये ऑर्डिनेंस आया है? उन सब को बताने का क्या माध्यम है? उन सबको बताने का तरीका है आपका ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। बात समझ में आती है? यस, सरकारी राजपत्र इसको बोलते हैं, कि इसमें नोटिफिकेशन की डेट लिखी जाती है और टाइम लिखा जाता है कि इतनी तारीख को ये आपको, एक जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट होती है। यस, एडवर्टीजमेंट देते हैं कौन? हमारी सरकार जो भी जानकारी देना चाहती है वो केवल और केवल इसी माध्यम से देती है। नाउअडेज तो ई गैजेट भी चलता है, पहले पेपर में पब्लिश होता था, लेकिन नाउअडेज ई गैजेट भी चलता है। ई गैजेट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट ऑफ इंडिया भी चलता है। क्लियर? पक्का? डन? समझ में आ गया? चलिए, एक चीज और समझ लेते हैं, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। क्लियर? एक चीज और पढ़ लेते हैं, रूल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रूल्स क्या होते? क्लियर? समझिएगा ध्यान से, रूल्स क्या?
जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्यारे मित्रों मोदी सरकार चाहे किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में रूल्स बना सकती है। रूल्स बनाने की पावर किसको दी गई है? सीजी को दी गई है। एक्ट बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। क्लियर? जब एक्ट बनता है तो बहुत टाइम लगता है, लंबा प्रोसीजर होता है। यस और नो? यस। जैसे आपका कंपनीज एक्ट है वो 2003 से स्टार्ट हुआ था और 2013 में जाके हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही कोई भी बिल को एक्ट बनने में टाइम लगता है। क्लियर? बहुत समय लगता है। ऐसे ही मन किया तब फटाक से आप कोई एक्ट नहीं बना पाते। क्लियर? लेकिन रूल क्या होते हैं? आपको कोई भी चेंज करना है, कोई भी नई बात बतानी है तो यस, आप सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार किसी भी विषय में रूल्स बना सकती है और उस रूल को सबको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? बात समझ आती है? चलिए, बात समझ में ही आनी चाहिए। तो हम जल्दी से एक बार क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने आज रीड किया बस के बारे में बेसिक जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। लो क्या है? लो एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। लो में क्या क्या हम लोगों ने रीड किया? बिल रीड किया। बिल क्या है? एक प्रस्ताव है। एक्ट क्या है? जो प्रस्ताव पास हो गया है वो एक्ट है। ऑर्डिनेंस क्या है? एक टेम्परेरी लॉ है। टेम्परेरी लॉ है मतलब जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है तब ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। नोटिफिकेशन क्या है? कोई भी जानकारी अगर गवर्नमेंट को देनी है तो वो कैसे देगी? आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से देगी? आंसर इज नो। कैसे देगी? थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में देगी। एंड लास्ट वन इज रूल्स। रूल्स कौन बनाता है? यस, ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है वो रूल्स को बनाना। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उससे पहले केवल आपको ओवरव्यू देना था मुझे कि क्या क्या बेसिक बातें होती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। क्लियर? मे गॉड ब्लेस यू।